हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश, क्योंकि ये बहुत छोटा सा वंश है। जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जो हमारा सल्तनत काल है, तो सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश, ये कुल मिला के 5 वंश हुए हैं। तो उसमें से जो सैयद वंश है ये बहुत ही कम समय के लिए था, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट वंश है और प्रमुख रूप से इसमें फ्री में ही क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा वंश है, 3-4 प्रमुख राजा हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन आमतौर पर फिक्स से हैं जो फ्री में आते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है तो हम इसे जल्दी कर लेते हैं। इस वंश के प्रमुख राजा कौन हैं? तो पहले तो ये वंश देख लें, 1414 से 1451 तक, 14 से 14 से लेकर 1451 तक ये वंश है। प्रमुख रूप से 4 वंश हैं। इस वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां 1414 से 1421, फिर है मुबारक शाह 1421 से 1434, फिर है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और फिर हैं अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450। तो ये प्रमुख रूप से वंश के 4 राजा। तो सबसे पहले इस वंश के संस्थापक वो हैं खिज्र खां, है ना, सैयद खिज्र खां इब्न मालिक, ये इस वंश के संस्थापक हैं। 1414 से 1421 के बीच में रहे। और बेसिकली ध्यान रखिए कि ये जो सैयद वंश है ये प्रमुख रूप से आए थे अरब से, और इन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज डिक्लेयर किया था। तो ये इकलौता ऐसा वंश है जो भारत में राजवंश रहा है सल्तनत काल में, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि वो मोहम्मद साहब के वंशज हैं और ये अरब से भारत आए। ठीक है ना। और ये किस तरह से बने थे? तो ये ऐसे राजा बने थे कि 1398 में, आपको पता ही है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। और तैमूर लंग जब भारत से बाहर वापस जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खिज्र खां को नियुक्त किया, क्योंकि तो खिज्र खां ने उनकी काफ़ी सहायता की। और बाद में खिज्र खां ने दौलत खां लोधी को पराजित करके सैयद वंश की नींव डाली। और उपाधि क्या थी खिज्र खां की? तो उनकी जो उपाधि थी वो थी रैयत ए आला। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने रैयत ए आला उपाधि ली थी और ये क्वेश्चन फ्री में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने कभी नहीं, और स्वयं को हमेशा जो तैमूर लंग थे, तैमूर लंग का चौथा पुत्र था शाहरुख, तो इन्होंने हमेशा अपने आप को तैमूर लंग के जो प्रतिनिधि के तौर पर ही भारत में स्थापित माना है। और उनका जो चौथा पुत्र शाहरुख, ये उसको कर इत्यादि भी देते रहे। तो इन्होंने कभी भी अपने आप को स्वतंत्र राजा डिक्लेयर नहीं किया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इनकी उपाधि रैयत ए आला उपाधि, और स्वयं को तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा का ही सिपाहीसलार माना है हमेशा। फिर इनका देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार है, खिज्र खां ने जो साम्राज्य विस्तार किया था वो पंजाब, लाहौर, मुल्तान पुनः सल्तनत के अधीन हो गए, यानी सल्तनत काल के अंतर्गत आ गए। और इसके अलावा कटेहर, इटावा, खोर, चलेसर, बयाना, मेवात, बदायूं आदि के जो विद्रोह हुए थे इनके काल में, प्रमुख रूप से यूपी राजस्थान के ये क्षेत्र हैं, इन विद्रोह को भी इन्होंने सफलतापूर्वक दबाया था। खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग को सहयोग प्रदान किया था और उनकी सेवाओं के बदले ही तैमूर लंग ने उन्हें लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सुविधा दी थी। मतलब ये क्षेत्र भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इस समय खिज्र खां के समय भारत में। लेकिन इनका अगर हम ऐसे बात करेंगे कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि खिज्र खां की नहीं है। वैसे भी टाइम पीरियड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग ये इनका जो कुल मिला के टाइम पीरियड रहा है वो 7 ही वर्ष रहा है, तो कोई खास ऐसे उपलब्धि इनकी नहीं। फिर इस वंश का जो दूसरा प्रमुख राजा है वो है मुबारक शाह। 1421 से 1434 के बीच में मुबारक शाह का शासन रहा है। खिज्र खां ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उपाधि
मुबारक शाह ने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने स्वयं को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था तैमूर लंग और उनके वंशज से। फिर इनका साम्राज्य विस्तार, तो मुबारक शाह ने अपने 13 वर्ष के शासनकाल में मेवात, कटेहर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ सैनिक कार्रवाइयाँ की, है ना, लेकिन ये कोई बहुत स्थायी कब्जा इन क्षेत्रों पर करके नहीं रख पाया। मुबारक शाह ने दिल्ली के पास एक मुबारकपुर नाम का शहर बसाया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जो दिल्ली है उसे कुल मिलाकर 11 बार बसाया गया है, 11 बार बसाया गया, यानी अलग अलग टाइम में अलग अलग राजाओं ने यहाँ किले बनवाए, तो उनको नई, हर बार दिल्ली बोला गया कि नई, मतलब एक नई दिल्ली बन गया। और जो फाइनली नई दिल्ली बनी है, जो 11वीं दिल्ली कही जाती है, नई दिल्ली, जो कि रायसीना पहाड़ी पर बनी है, और रायसीना पहाड़ी पार्ट है अरावली पहाड़ी का, तो रायसीना पहाड़ी पर बनी जो 1911 से लेकर 1927 के मध्य जो नई दिल्ली बनी है, यही फाइनल 11वीं दिल्ली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इस तरह से 11 बार दिल्ली को बसाया गया, मतलब विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार हुआ है दिल्ली करके अलग अलग राजाओं के काल में। तो मुबारकपुर जो है ये भी एक दिल्ली है, और इस मुबारकपुर में जामा मस्जिद का उन्होंने निर्माण किया था, जो बहुत ही सुंदर मस्जिद बनाई गई थी। इनसे एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यकार हैं, उनका नाम है शेख याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी, ये इन्होंने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया, और याहिया बिन सरहिंदी ने एक बुक लिखी, तारीख मुबारक शाही। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है तो आप समझ ही गए होंगे, ये बुक प्रमुख रूप से फारसी भाषा में है, और किसके ऊपर लिखी गई होगी, तो मुबारक शाह के ऊपर ही लिखी गई है, क्योंकि नाम से ही जाहिर है। ठीक है, और ये सैयद वंश का एकमात्र समकालीन ग्रंथ है जिससे सैयद वंश की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, फिर याहिया बिन सरहिंदी ने इस तारीख मुबारक शाही में लिखा है, मुबारक शाह का काल अशांति विद्रोह का काल था, और उसका पूरा समय विद्रोह को दबाने में ही व्यतीत होता है। यानी इनमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इनका नहीं है, खाली यही है कि इन्होंने मुबारकपुर नाम का एक शहर बसाया था दिल्ली में, बाकी ऐसे इनका कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं। फिर मुबारक शाह की मृत्यु कैसे हुई, तो 19 फरवरी 1434 को उनका एक जो मंत्री था सरवर उन मुल्क, उसने एक षड्यंत्र के द्वारा जब मुबारक शाह अपने नए बने शहर मुबारकपुर का निरीक्षण कर रहे थे, इनकी हत्या करा दी। ठीक है, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह बने नए राजा, 1434 से 1443 तक मोहम्मद शाह रहे। मोहम्मद शाह का काल दिल्ली सल्तनत में अराजक व कुव्यवस्था व्याप्त रही, मतलब इस समय कोई खास उनकी भी उपलब्धि नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि सैयद वंश ऐसे कोई बहुत बड़ा वंश नहीं है, छोटा सा वंश है, छोटा सा काल है, कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे नहीं आते हैं। आमतौर पर प्री में कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखना है। जौनपुर के शासक ने सल्तनत काल के कई जिले अपने अधीन कर लिए थे। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने तो दिल्ली पर आक्रमण करने का ही साहस कर लिया था इनके टाइम। मतलब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि मोहम्मद शाह का काल क्या स्थिति रही होगी। और लाहौर और मुल्तान के शासक ने बहलोल लोधी ने इनकी सहायता की, जिसके कारण उन्होंने खाने खाना की उपाधि दी थी, किसको, बहलोल लोधी को, और अपना पुत्र कह के पुकारा था, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद शाह की सहायता की थी बहलोल लोधी ने इनको, जब महमूद खिलजी आक्रमण करने का प्लान कर रहा था। यानी सुल्तान की स्थिति बहुत दुर्लभ थी, कमज़ोर थी, और वो बहुत छोटे से क्षेत्र में ही शासन कर रहे थे वास्तविक रूप से। बाकी कहने को वो दिल्ली सल्तनत था, लेकिन एक्चुअली में राजा का शासन बहुत छोटे से क्षेत्र में था। फिर 1444 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, कोई बिना अचीवमेंट के, और उनका पुत्र आलमुद्दीन आलम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। फिर है ये आलम शाह 1445 से 1451 तक, ये सबसे अयोग्य शासक साबित हुआ, और इस समय दिल्ली का जो सल्तनत थी वो वास्तविक रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित हो गई, कोई खास इनका वो नहीं। फिर इस समय बहलोल लोधी जो थे लाहौर के गवर्नर, उनके भय के कारण आलम शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर बदायूं ले लिया, और वहीं पे फिर रहने लगा।
क्योंकि उसे खतरा था कि जो बहलोल लोधी हैं, जो लाहौर के गवर्नर हैं, कहीं उन पर अटैक ना कर दें, तो उसने अपने कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर ली थी और बदायूं ले गया। अब जब ये बदायूं चला गया तो उसके मंत्री हामिद खान ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। तो बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहलोल लोधी कुछ समय तक तो राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा। उसने अपने आप को राजा डिक्लेयर नहीं किया और यही बोला कि मैं आलम शाह का प्रतिनिधि हूँ और उनके आज्ञा से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ये उसने बोला। फिर 1451 में आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली का राज्य पूर्णतः सौंप दिया और स्वयं बदायूं की जागीर में ही रहने लगा, जहां उसकी 1476 में डेथ हो गई। यानी कुछ समय पश्चात जब उसकी शक्ति और बढ़ गई बहलोल लोधी की, तो उनने फिर आलम शाह के साथ बात करी और बोला कि भाई मैं आप पे अटैक करूँ और आपको तकलीफ दूँ, इससे बेहतर है कि आप मुझे स्वयं ही सौंप दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस शर्त पे कि आप बदायूं पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो उन्होंने इनको दिल्ली की गद्दी सौंप दी। तो इस तरह से 37 वर्ष के अकुशल शासन के बाद सैयद वंश का अंत हुआ और बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव डाली। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस होते नहीं हैं, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। सैयद रैयत आला उपाधि पूछी जाती है खिजर खां की, सैयद वंश के संस्थापक के रूप में खिजर खां का नाम पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं कि किस वंश के शासकों ने स्वयं को मोहम्मद साहब यानी प्रॉफिट मोहम्मद का प्रतिनिधि या उनका वंशज अपने आप को डिक्लेयर किया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उपलब्धि वाला ये इनका कार्यकाल नहीं है, छोटा सा है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे भी नहीं। तो मेरा सिंपल सा सजेशन है कि जो मैंने आपको इस वंश में से बताए, एक तो ये रैयत आला उपाधि ध्यान रखिए खिजर खां की। खिजर खां सैयद वंश के संस्थापक थे, दूसरी चीज़ याद रखिए। तीसरा इसमें से जो क्वेश्चन आता है, मुबारक शाह जो इस वंश के दूसरे राजा थे, उन्होंने याह्या बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया है, जिसने तारीख मुबारक शाही नाम की बुक लिखी है फारसी में, जो इस वंश की जानकारी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत स्रोत है। और मुबारक शाह से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने दिल्ली के पास मुबारकपुर नाम में एक नए शहर की स्थापना की। तो इस तरह से प्रमुख रूप से ये दो क्वेश्चन आते हैं जो पूछे गए हैं आमतौर पर, तो ये याद रखना है। इसके बाद इस वंश का जो अंत है वो इस वंश का अंत करने के पश्चात बहलोल लोधी ने इस वंश का अंत किया और लोधी वंश की नींव डाली। तो इस तरह से छोटा सा वो है।